So hello everyone, Jai Shri Sham and welcome back to Management Hustles with another important topic of insurance and risk management, that is about IRDAI or we can say IRDA Act. तो IRDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? दिस रेफर्स टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका अपना एक एक्ट है दैट इज नोन एज IRDA एक्ट विच रेफर्स टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट which is passed by parliament under गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस. ओके, अगर हम IRDA की बात करते हैं तो ये क्या अथॉरिटी है? जैसे हमने सुना है सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी ये क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, डेवलपमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनी हुई है. और वो किस लिए बनाई गई थी? सेबी जैसे बनाई गई थी जो हमारे कौन थे? इन्वेस्टर्स थे, उनके जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. वैसे ही जो IRDAI है यहाँ पे वो बनाई गई है जो हमारे इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है पर्सन, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका खुद का एक्ट है IRDA एक्ट, जो पास हुआ था पार्लियामेंट से 1999. अब बात आती है जैसे सेबी तो फॉर्मुलेट की गई थी किसके लिए? जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. वैसे ही जो IRDA है ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है. तो यहाँ पे जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है, इन्वेस्टर्स है, जो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज इंश्योर्ड पर्सन, उनकी सुपरविजन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन की गई थी. ओके, अगर हम IRDAI की बात करते हैं तो यहाँ पे वही बात है कि ये सिर्फ इंटरेस्ट को, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स है, पॉलिसी होल्डर्स है, ओके, उनको प्रोटेक्ट करती है. जो उनसे रिलेटेड, जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड रेगुलेशंस हो गई, प्रमोशंस हो गई, ओके, और ग्रोथ के ऊपर जो काम करती है वो करती है हमारी ये IRDA अथॉरिटी. ओके, सो बेसिक परफॉर्मेंस क्या होगा इसकी? भैया इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है इंश्योर्ड पर्सन को. ओके, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन. अब बात आती है कि जो हमारी अथॉरिटी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का, कंपोजिशन किन मेंबर से मिलकर बनी हुई है? तो IRDR में एक तो होता है हमारा चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. अब 5 से ज़्यादा इसके अंदर होल टाइम मेंबर्स नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा इसके अंदर पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं होने चाहिए. और ये जो जितने भी पर्सन है IRDA कंपार्टमेंट में, ये सब कौन करता है अपॉइंट? ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे किसके बारे में? मिशन स्टेटमेंट क्या है IRDA के बारे में? IRDA क्या बोलता है? व्हाट इज देयर मिशन स्टेटमेंट? ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई हम जो IRDA अथॉरिटी है वो प्रोटेक्ट करेगी और वो ये सिक्योर करेगी कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स है, इंश्योर्ड पर्सन है, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, कोई भी अनलॉफुल या फिर इनएप्रोप्रिएट क्या हो ना हो, उनके साथ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमें धीरे धीरे तो क्या मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस देके स्पीडी और एक सिक्वेंशियल ग्रोथ लानी है हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. ओके, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि भाई हम सेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एनफोर्स करेंगे कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है हाई स्टैंडर्ड के साथ उसके अंदर इंटीग्रिटी बनी रहे, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है एक अच्छे तरीके से चलती रहे और इंश्योरेंस सेक्टर कहीं ना कहीं स्पीडली ग्रोथ करता रहे. नेक्स्ट वो बोलती है कि भाई वो एक्शंस लेंगे अगर कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ कोई इनएडिक्वेट अथॉरिटी हो रही है, कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है उनके साथ, अक्कर हो रही है जिसकी वजह से जो इंश्योर्ड पर्सन या फिर इंश्योरेंस कंपनी है उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे वो उन चीज़ों के अगेंस्ट क्या लेगी? एक्शन लेगी. नेक्स्ट वो बोला गया कि वो इंश्योर करेंगे कि मतलब जो भी इंश्योरेंस क्लेम्ड है, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको अगर क्लेम टाइमली नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या करेगी? वो कोशिश करेगी और वो मतलब परफॉर्मेंस देगी, अपनी एक्शंस लेगी कि जल्दी से जल्दी जितनी भी सेटलमेंट हो सकती है उस पर्टिकुलर क्लेम से रिलेटेड वो पॉसिबल हो जाए. नेक्स्ट हम किस बारे में बात करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि भाई IRDA की अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलती है. ऑब्वियसली हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके चलता है. ये हम यहाँ पे क्या है, अभी तक हम जैसे गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस थे, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे ट्राई हो रहा है. ऑल्सो देयर आर मैनी प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया और अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या है कि ये स्टिल वर्किंग करता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो प्राइवेटली भी क्या किए जाएँ? ओपन किए जाएँ. नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना वहाँ पे सोल्वेंसी बनी रहे और फाइनेंशियल साउंडनेस रहे, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर फाइनेंशियली क्या करता रहे? ग्रोथ करता रहे. नेक्स्ट उनका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब एक तो वो इंश्योरेंस को क्या करे? रेगुलेट करे, रेगुलेटरी बॉडी है क्योंकि वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है. और जो री इंश्योरेंस कंपनी है, हम एक अलग वीडियो में री इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, इन सबको भी क्या करना चाह रही है? वो रेगुलेट करना चाह रही है अच्छे से. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि कहीं भी अगर किसी पर्सन के साथ डिसऑनेस्टी हो रही है या फिर अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है, बायसनेस
लेजीनेस हो रही है। ओके, अब अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो उन सबको यहाँ से वो क्या करना चाहेगा, वो रिड ऑफ होना चाहेगा, यहाँ से उन सब चीज़ों को निकालना चाहेगा फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अब जो भी इंटरमीडियरी एक्टिविटीज़ हो रही है इंश्योरेंस कंपनी से लेके इंश्योर्ड पर्सन तक, उन सबको क्या करती है, ये ऑब्जेक्टिव लेके चलती है कि जो IRDA है वो सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाए, सुपरवाइज कर पाए। नेक्स्ट वो क्या बोल रही है, नेक्स्ट जो IRDA का ऑब्जेक्टिव वो क्या है, जो LIC एक्ट है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट है, या फिर इंश्योरेंस एक्ट है, इन सबको क्या कर पाए, वो अमेंड कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसके बारे में, जो हमारे फंक्शंस है, ड्यूटीज़ है, पावर्स है, किसकी, IRDA अथॉरिटी की। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है उसकी फंक्शन या ड्यूटी, कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अब रजिस्ट्रेशन किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। अब जो वो रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट है, वो कौन इशू करता है, वो IRDA इशू करता है। नेक्स्ट है कि जो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट क्या करना, प्रोटेक्ट करना भी क्या है, कहीं ना कहीं ड्यूटी है, किसकी, IRDA की। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि अपनी क्वालिफिकेशंस को रिक्वेसाइड कर रहा है। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट परफॉर्म करना है, ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है, किसको, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी को और एजेंट्स वगैरह को। ओके, नेक्स्ट वो क्या है उनका ऑब्जेक्टिव्स लगा लीजिए, फंक्शन लगा लीजिए, ड्यूटी लगा लीजिए, कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट कर रहा है, किसको दे रहा है ये सारा, जो भी वहाँ पे सुपीरियर्स है, फिर लॉस असेसर्स है, ओके, उनको। नेक्स्ट है कि वो प्रमोट कर रहा है कि जितने भी हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट किए हैं इंश्योरेंस बिजनेस में, उनकी एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ प्रमोट करके वहाँ पे वर्किंग होती रहे। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी फंक्शनिंग हो रही है ना टैरिफ एडवाइजरी कमेटी में, जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको भी वो सुपरवाइज करना चाह रहा है। ये क्या है, उसकी पावर भी है और ड्यूटी भी है। ये रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी में फंडिंग से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, उनको भी ये रेगुलेट करे कि क्या इंटरेस्ट रहेगा, कितने % क्या हमारे क्लेम्स रहेंगे, ये सब चीज़ें वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा और फिक्स करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये ड्यूटी है और पावर भी है IRDA के पास कि वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। अगर उसको इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट लग रही है कि भाई इस जगह पे इंक्वायरी होनी चाहिए पर्टिकुलर कंपनी में, या फिर जो कोई भी हमारी पॉलिसी होल्डर है, कोई भी ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई हमें वहाँ पे इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि भाई ये स्पेसिफाई कर देता है कि हाँ भाई लाइफ इंश्योरेंस के परसेंटेज क्या होंगे, जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, क्लेम का रेट होता है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस के क्या होंगे। ओके, अब यहाँ पे वो जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उनको भी ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट वो स्पेसिफाई कर रहा है भाई किस फॉर्मुलेशन में होगा, किस मैनर में, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज की, वो कैसे मेंटेन होंगी। अभी प्रेस्क्राइब कर रहा है कि भाई किस मैनर में, किस फॉर्मेट में, और मतलब किन अकाउंट्स में हमें मेंटेन करके चलना है, और किस इंश्योरर को, किस इंटरमीडियरी को, ये मतलब कौन वो इंश्योरर होगा या इंटरमीडियरी होगा जो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गई, वो सबमिट करेगा टू द हायर अथॉरिटी, दैट मीन्स IRDA। नेक्स्ट क्या है, वो जो मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी होता है ना, कि हाँ भाई क्या मार्जिन है सोल्वेंसी का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो मतलब पर्टिकुलर एक पॉलिसी के अंदर जो मेंशन क्राइटेरियाज है, उनकी मेंटेनेंस भी कौन प्रोवाइड करेगा, IRDA प्रोवाइड करेगा। ओके, अब ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं उनके। ओके, ये सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करता है, ये IRDA परफॉर्म करती है। अब बात आती है कि अब एक वर्ड हमने सुना होगा, बैंकिंग ऑम्बड्समैन या फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, है ना। अब ये ऑम्बड्समैन कौन होते हैं, ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होती है जो ऑथोराइज्ड अथॉरिटी क्या करती है, अपॉइंट करती है अंडर एन एक्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की बात करते हैं, तो एक मतलब जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी होती है ना, इंश्योरेंस काउंसिल की, है ना, जो ऑथोराइज बाय लॉ होती है, वो अपॉइंट करती है एक ऑम्बड्समैन फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अभी पर्सन कौन होता है, ऑम्बड्समैन हम किसे बोल रहे हैं, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, ये वो पर्सन है जितनी भी हमारे कस्टमर से रिलेटेड, इंश्योर्ड से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आएगी ना, उनको रिजोल्व करना। अगर किसी डिस्प्यूट में है कोई भी पर्सन, जो इंश्योर्ड पर्सन है, पॉलिसी होल्डर है, तो उसका सॉल्यूशन निकालना किसकी काम है, वो ऑम्बड्समैन की काम है। अब यहाँ पे जो ऑम्बड्समैन है ना, वो दो टाइप से अपने परफॉर्म करेगा अपनी एक्टिविटीज को, एक तो मीडियोकर के तौर पे और एक किसके तौर पे, एक होगा हमारा जो बोल देते हैं अवॉर्डी के तौर पे। ओके, अगर हम मीडियोकर की बात करते हैं, मीडिएटर की बात करते हैं, मीडिएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑम्बड्समैन है, एक तरफ वो लेके चलता है हमारी इंश्योरेंस कंपनी को, और हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ओके, कोई एक पॉलिसी होल्डर है, उसकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है और उसको अपने मेच्योरिटी पीरियड पे ना, फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए 30 लाख रुपये हम लगा लेते हैं, वो उसको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ओके, अब यहाँ पे हमारे ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम ऑम्बड्समैन अथॉरिटी में अगर हमें कंप्लेन करनी है ना रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट, और भी कैन से जो भी
भी हिंड्रेंसेज आ रहे हैं। ओके, अब पहले हम डायरेक्ट ombudsman अथॉरिटी को नहीं कर सकते कंप्लेंट, पहले हमें जहाँ से हमने इंश्योरेंस करवाया उस इंश्योरेंस कंपनी में हमें वो फाइल करना पड़ेगा कंप्लेंट। अब हमें वहाँ पे उनको 30 डेज़ का टाइम देना पड़ेगा। अगर वो 30 डेज़ के अंदर वो काम नहीं करके दे रहे हैं, देन हम ombudsman अथॉरिटी में क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ombudsman का काम क्या हुआ, रिजोल्व करेगा कंप्लेंट्स को, और वो क्या है यहाँ पे एक काउंसिल के तौर पे, मीडिएटर के तौर पे भी क्या करेगा, काम करेगा। अब वो कंप्लेंट किससे रिलेटेड हो सकती है, कोई ऐसे मतलब लगा लीजिए पार्शियल या फिर टोटल रेपुटेशन आ रहा है क्लेम्स में। ओके, कोई डिस्प्यूट हो रहा है प्रीमियम पेबल पे या फिर प्रीमियम जो उन्होंने दे दिया है, इन सब चीज़ों पे। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, अगर ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है तब ombudsman क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे है कि वो डील कैसे करेगा, जैसा कि हमने बताया। हाँ, अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पहले उसे इंश्योरेंस कंपनी में देनी है पहले अपनी जो भी उसकी कंप्लेंट है। अगर वो 30 डेज़ के अंदर अगर वो सुनवाई नहीं कर रहे, देन अब वो कहाँ जाएगा, ombudsman अथॉरिटी में जाएगा, वहाँ पे उसकी बात सुनी जाएगी। ओके, अब वहाँ पे जाने तक भी उसको क्या है, उसके पास 1 ईयर का टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ भी उसको इस साल नहीं मिला तो वो नेक्स्ट ईयर ombudsman अथॉरिटी में कंप्लेन करने जा रहा है, उसके पास 1 ईयर का टाइम ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमें 30 डेज़ का टाइम देना है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर वो डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल उसने इंश्योरेंस कंपनी में अपनी कंप्लेन फाइल की, वहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं हुई, को उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला और वो डायरेक्ट कोर्ट में चला गया। अगर कोई पर्सन जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर वो डायरेक्ट कोर्ट में चला जाता है, अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री उसकी बात नहीं सुन रही है, देन फिर वो ombudsman अथॉरिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वहाँ पे अपनी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। ombudsman अथॉरिटी में अगर हमें कंप्लेन फाइल करनी तो वो 2 टाइप से होगी, एक होती है हमारी ऑफलाइन और एक होती है ऑनलाइन। हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी सिटी में या फिर हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे हमारी ombudsman अथॉरिटी है, अगर हम डायरेक्ट जा सकते हैं यानी। ओके, अब जो मैंने बोला, अब अवॉर्डी क्या है, यहाँ पे हमने मीडिएटर क्या हो गया भाई, दोनों पार्टीज को लेके उसने सारी सोल्वेंसी मतलब सारा को सोल्व कर दिया ombudsman अथॉरिटी में। अब फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं जा रही है उस सेटलमेंट के लिए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे होगा अवार्ड, एक नाम लिया जाता है। अब अवार्ड के लिए भी उसको चाहिए जो ombudsman अथॉरिटी है 3 महीने का टाइम। अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं आ रही है सेटलमेंट के लिए तो फिर अथॉरिटी सारी फाइलिंग वगैरह चेक करेगी और जो उनका रिजल्ट होगा, जो वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो एज अ रिजल्ट सबको मतलब उस पर्सन को बता देंगे। अब यहाँ पे 30 लाख तक के लिए ही हम ombudsman अथॉरिटी में अपना फाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि कैसे जो ombudsman है वो डील करता है जितनी भी कंप्लेंट्स आती है हमारे इंश्योर्ड की या फिर पॉलिसी होल्डर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या रहेगा अगर हमें हमारा लाइसेंस इशू करवाना है IRDA से, या फिर हमारे लाइसेंस की जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुकी है और हमें उसको रिन्यू करवाना है। सबसे पहले हम जो हमारा डेजिग्नेटेड पर्सन है उसके थ्रू क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करवाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक फ़ी पेएबल होगी जो हमारी अथॉरिटी है जहाँ से हम फाइल कर रहे हैं हमारा रिन्यू कराने के लिए, फिर इशू कराने के लिए, वहाँ से एक पर्टिकुलर अमाउंट की फीस पे होगी ऑनलाइन मोड से। ओके, अब ऑनलाइन मोड से होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको ग्रांट कर दिया जाएगा या फिर रिन्यू कर दिया जाएगा, जो भी उसे इशू करवाना है या रिन्यू करवाना है। अगर डेजिग्नेटेड पर्सन ग्रांट कर देता है, रिन्यू कर देता है, तब क्या होगा, तब उसको लाइसेंस मिल जाएगा। और अब रिन्यू या फिर मतलब लाइसेंस लेना है या रिन्यू कराना है, विद इन 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर उसको अपने लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर वो नहीं करता है तो क्या होगा, फिर अब जो मतलब पर्सन है जिसको वो लाइसेंस लेना था या रिन्यू कराना था, वो रीज़न करेगा कि हाँ भाई मेरी जो फाइल है वो क्यों रिफ्यूज़ की गई है। ओके, फॉर इशू और रिन्यू ऑफ लाइसेंस। अब अगर डिले हो रहा है, अगर उन्होंने ग्रांट कर दिया है, रिन्यू कर दिया है, तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर अथॉरिटी उसे प्रोवाइड कर देगी लाइसेंस। अगर नहीं किया है तो फिर हमें उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई आपकी फाइल क्यों रिफ्यूज़ हुई है, क्यों टाल दी गई है अभी के लिए। और अगर डिले हो रहा है तो विद इन 60 डेज, मतलब जब रिसिप्ट है ना, जिस दिन रिसिप्ट आई है, हमारा इनवॉइस आया है, उससे 60 डेज के अंदर अंदर हमें एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेंट है जिसने फाइल की है इशू फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस बाय IRDA, तो हमें उसको क्या करना देगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर this video. This is all about my today's video about IRDAI, or we can say IRDA Act. Keep supporting and please do not forget to like, subscribe and share my channel.